चंद्रमा पर पहुंचने में अमेरिका को 51 साल क्यों लगे? आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अमेरिका करीब 50 साल के बाद फिर से चंद्रमा पर पहुंच गया है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स है। यही अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर उतारने में कामयाब हुआ है। भारत के चंद्रयान 3 के बाद चांद के साउथ पोल पर पहुंचने की सभी देशों की बेकरारी थी, मगर अमेरिका इसमें कामयाब हो गया है। 1972 के बाद पहली बार अमेरिका चंद्रमा पर दोबारा पहुंचा है। न्यूयॉर्क समयानुसार गुरुवार शाम 6:23 पर इंट्यूटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान उतारा, जो चंद्रमा की सतह पर यान उतारने वाली पहली निजी कंपनी बन गई थी। नासा ने इस मिशन के लिए लगभग 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। उसने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई पोस्ट की। आपका ऑर्डर चंद्रमा पर पहुंचा दिया गया। इंट्यूटिव मशीन्स नासा के साथ साझेदारी में चंद्रमा पर 2 अतिरिक्त लैंडर भेजेगी। जैसे जैसे अंतरिक्ष का कारोबार फैल रहा है, कंपनियों में चंद्रमा पर निजी यान उतारने के लिए दौड़ लगी है। इजरायली संस्था स्पेसआईएल ने 2019 में कोशिश की, लेकिन इसका यान सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिछले साल टोक्यो स्थित आईस्पेस का अपने लैंडर से संपर्क टूट गया था और जनवरी में पिट्सबर्ग स्थित एस्ट्रोबॉटिक के लैंडर का अंतरिक्ष में पहुंचते ही इंजन फेल हो गया था। अमेरिका ने आधी सदी पहले सफलतापूर्वक लोगों को चंद्रमा पर भेजा था, तो अब इसे दोबारा करना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा पर कठोर वातावरण है। ऐसे अंतरिक्ष यान को डिजाइन करना कठिन है जो इसकी सतह पर नेविगेट कर सके, और परीक्षण के लिए पृथ्वी पर उन स्थितियों को फिर से बनाना लगभग असंभव है। निजी कंपनियों के संसाधन 1960 के दशक में नासा के पास मौजूद संसाधनों की तुलना में बहुत कम है। सबसे बड़ी बाधा 21वीं सदी के इंजीनियर और कंपनियां हो सकती हैं जिनके पास चंद्रमा का बहुत कम अनुभव है। 50 साल से अधिक समय हो गया है जब लोगों ने चंद्रमा पर लैंडर डिजाइन किया और भेजा था, इसलिए कंपनियां लगभग शून्य से शुरू कर रही थीं और नई तकनीक के साथ काम कर रही हैं। 1972 में आखिरी अपोलो मिशन के बाद नासा ने अपना ध्यान चंद्रमा से हटाकर अंतरिक्ष शटल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य लक्ष्यों पर केंद्रित कर दिया था। इंट्यूटिव मशीन्स और एस्ट्रोबॉटिक दोनों ने अंतरिक्ष एजेंसी के CLPS कार्यक्रम के साथ भागीदारी की, जिसे आर्टेमिस के लिए कमर्शियल लैंडर्स के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष के शून्य से यात्रा करना शुरू करने के लिए एक संघर्ष है। अंतरिक्ष यान को तापमान में बेतहाशा उतार चढ़ाव से निपटना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यान का कौन सा हिस्सा सूर्य की ओर है। चंद्रमा हमारे ग्रह की चौड़ाई का लगभग 1/4 है। कुल मिलाकर इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिससे कक्षा में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। इसका उबड़-खाबड़ इलाका, गड्ढे और अन्य कारक गुरुत्वाकर्षण को असमान रूप से फैलाते हैं। वहां उतरने के लिए सभी अंतरिक्ष यान खुद को धीरे से नीचे जमीन पर लाने के लिए किसी न किसी प्रकार के रॉकेट इंजन का उपयोग करना होगा। अंतरिक्ष यान को अपने इंजनों को इतनी सटीकता से जलाना चाहिए कि वे सतह के ठीक ऊपर रुकें, अन्यथा उनके दुर्घटनाग्रस्त होने का जोखिम रहता है। इन सबके लिए यह जानना आवश्यक है कि अंतरिक्ष यान किस पर उतरने वाला है। रोबोटिक लैंडर अक्सर वाहन के सेंसर द्वारा एकत्र की गई जानकारी पर भरोसा करते हैं, साथ ही समय से पहले एकत्र किए गए उनके लैंडिंग लक्ष्य की इमेजरी पर भी भरोसा करते हैं, जो अक्सर बहुत उच्च रिजोल्यूशन नहीं होता है। चीजों को जटिल बनाने वाली वजह चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इन अंतरिक्ष यानों को आदेश भेजते समय आमतौर पर कुछ सेकंड की देरी होती। इंट्यूटिव मशीन्स ने अपने मिशन के लिए अपोलो मिशन की जगह को चुना था, लेकिन नासा ने कंपनी से अपनी लैंडिंग साइट को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में बदलने के लिए कहा। यह एक ऐसी जगह है जिस पर कई देशों की नजर है, और रूसी प्रयास विफल होने के बाद भारत ने पिछले अगस्त में अपने चंद्रयान 3 की यहां पर सफलतापूर्ण लैंडिंग कराई। चंद्रमा पर जाने वाले रोबोटिक अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पुष्टि हुई है
कि दक्षिणी ध्रुव के कई गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी के भंडार हो सकते हैं। नासा संभावित रूप से इस बर्फ के खनन में रुचि रखते हैं, जिसका उपयोग पीने के पानी या फसलों के लिए किया जा सकता है।